CAPF AC 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक मैसेज उनके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे आप में से कैंडिडेट्स हो जो फर्स्ट टाइम 2023 में दोगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो 2022 में ऑलरेडी एपियर हो चुके हो, बट ड्यू टू सम मार्क्स, फ्यू मार्क्स, आइदर पेपर 1, पेपर 2 और कंबाइंड, यू वेर नॉट एबल टू क्वालिफाई रिटेन। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिटन क्वालिफाई हैं, फिर भी वो अपना बेटरमेंट करना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, उसका कैलेंडर प्रायर आपका 1 ईयर बिफोर रिलीज कर दिया जाता है। और अनलेस अदरवाइज एक्सेप्शनल केस नहीं आता है तो आपका एग्जाम जो है वो टाइमली होता है। अभी हम 2023 का देखें तो जो आपका एग्जाम है वो 6 अगस्त को होने वाला है। 6 अगस्त को होने वाला है, यानी कि आज यदि हम देखें तो 5 नवंबर आपका है। तो 5 नवंबर जब आज आपके पास है, तो 6 अगस्त यानी कि आपके पास 9 मंथ्स बचे हुए हैं। 9 मंथ्स यदि देखा जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा टाइम होता है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्लोज प्रिपरेशन में है, जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, उनके लिए एक लंबा टाइम है कि कुछ को लगता है कि मैं लास्ट टाइम 2 मार्क्स 5 मार्क्स से रिटेन नहीं क्वालिफाई हुआ, उनके लिए शायद वेटिंग पीरियड एक लंबा पीरियड हो जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं, उनको शायद अभी लगेगा कि टाइम बहुत अच्छा है, खासा है, टाइम बहुत है। 9 मंथ को अब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 270+ डेज आपके पास बचते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करने लगते हो तो प्रिपरेशन का सिलेबस जो है, एक तरह से सिलेबस को दो तरीके से देखने का नजरिया। एक नजरिया है कि अच्छा इतना ही है, एक नजरिया है कि ये भी पढ़ना। क्योंकि देखो, जो जीएस का सिलेबस होता है वो अनलिमिटेड, एक तरीके से देखा जाए तो अनलिमिटेड है। करंट अफेयर्स में जो कुछ हो रहा है, चाहे आपके दुनिया के किसी भी पार्ट में कुछ भी हो रहा है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, यूक्रेन से डायरेक्ट हो सकता है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसको जानोगे। दुनिया के किसी भी पार्ट में जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, उससे आपको अवेयर रहना है। तो 9 मंथ्स में आपको चीजें प्रिपेयर करना है। आप ऑलरेडी जानते हो कि 26 ऑफ, जो जिनको पता नहीं है, 26 ऑफ अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 26 अप्रैल 2023। और जो आपका फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट होगा वो आपका 16/5/2023। ये डेट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका लास्ट डेट है 16/5 आपका 2023। अब ये देखो, जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उन्हें सपोज सर्टिफिकेट बनाना है, तो मान के चलो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ईडब्ल्यूएस में आपका न्यू सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो एक्चुअल में क्या है, 26 को आएगा, तो अब ऐसा नहीं है ना, जिस दिन फॉर्म आएगा आप उस दिन अवेयर होगे। वो कैंडिडेट जो भी है 1 अप्रैल से आप कोशिश कर दोगे उसको बनाना, ताकि जो 16 में है, यानी कि 15 मई तक के पहले, यानी कि देखा जाए तो एक तरह से आपका अप्रैल एंड तक बन जाना चाहिए। 30 डेज आपके पास टाइम है, तो 30 डेज में आप बना लोगे उस न्यू फाइनेंशियल ईयर के अनुसार। यानी फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका, जो 2022 और 2023, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च बीतेगा, जो 31 मार्च 2023, उसके इनकम के आधार पर आपका सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का बना होना चाहिए। और ओबीसी में लिटिल जो भी होता है, ओबीसी में भी आप कोशिश करोगे कि नया बना लोगे। अब ये वीडियो मेनली बनाने का मकसद ये था कि ये तो डेट मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन आपका आएगा, 16 मई लास्ट डेट फॉर्म भरने का होगा, और 6 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। तो 9 मंथ्स आपके पास बचते हैं। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि अभी आपने देखा कि जो 21 जो था, जो बैच है, जिनका इंटरव्यू होना था, इनफैक्ट हो रहा था, स्टार्ट हो चुका था 31 ऑफ अक्टूबर से, और 3 ऑफ नवंबर में जो मॉर्निंग सेशन में जिनका था उनका हुआ। आफ्टरनून सेशन वाला जो है अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि 3 ऑफ नवंबर से लेकर के जो 22 ऑफ नवंबर तक का था, उनका सबका पोस्टपोन कर दिया गया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। अब जो सीआईएसएफ का वैकेंसी है, सीआईएसएफ का जो डिपार्टमेंटल जो बंदे हैं, जो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनका जो प्रमोशन का इशू है,
तो जो 33% कोटा है वो 33% कोटा नहीं फुलफिल हो रहा है, तो जो बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो प्रमोशन का है उसके आधार पे आपका स्टे लगा। तो देखो, जो आपका, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आने में अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 6 मंथ प्लस टाइम है। तो 6 मंथ बहुत लंबा समय होता है, तो 6 मंथ के पहले आपका जो भी है, इनफैक्ट सॉरी 6 मंथ नहीं, मतलब 5.5 मंथ, सॉरी सॉरी 5.5 मंथ आपका नोटिफिकेशन आने में है। तो उस 5.5 मंथ्स के पहले जो है वो क्लियर हो जाएगा, चीजें क्लियर रहेगा। आप उस पर बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम रिलेटेड टू दिस थिंग केसेस कोर्ट में गया है। हर बार देखो, हर के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। अब आप अपने आप से सोचो कि यदि आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर हो गए और आपका स्टॉपेज हो जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किए, असिस्टेंट कमांडेंट ही रह गए, या असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बने, डिप्टी कमांडेंट ही रह गए, तो आप केस करोगे ना। आप ये करोगे, क्लेम करोगे कि यस, मैं जब ज्वाइन किया हूं असिस्टेंट कमांडेंट से, तो मुझे ऊपर पहुंचने का मौका मिलना चाहिए, मुझे कमांडेंट बनने का मौका मिलना चाहिए, मुझे डीआईजी बनने का मौका मिलना चाहिए, मुझे आईजी बनने का मौका मिलना चाहिए, मुझे एडीजी बनने का मौका मिलना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका एज, किस एज पे आप ज्वाइन किए हो। तो ये उनका राइट्स है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये है कि जो भी केसेस होते हैं तो उसमें आपका जुडिशियरी सिस्टम जो है, इनके पास केसेस का पेंडिंग इतना होता है, केस लोड इतना होता है कि चीज़ें डिले 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 होते रहती है। फिर उसके बाद आज के डेट में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं उनका जो फाइनलाइजेशन होता है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में होता है, यदि हाई कोर्ट ने दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब जो देखो क्या होता है, रूल्स कोई भी पारित किया गया, जो भी हाई कोर्ट सपोज जजमेंट दी, तो उस जजमेंट से कोई खुश होंगे, कोई ना खुश। मान के चलो जिस पार्टी ने क्लेम किया, अब वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उससे अफेक्ट होने वाला, वो यदि सर्टिफाई नहीं है, तो दोनों में से कोई, जो सर्टिफाई नहीं है वो फिर फाइल करेगा अपना अपील सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी फाइल करेगा आर्टिकल 136, और या जो भी चीजें हैं, प्रोसीजर हैं, उसके अनुसार ये करा जाएगा। तो उसमें से टाइम लगता है, लेकिन अभी आपके पास जो है 6 मंथ। सम टाइम क्या होता है कि वैकेंसी फॉर टाइम बीइंग, सपोज नोटिफिकेशन यदि 26 अप्रैल को फॉर एग्जांपल आने वाला, तो मान के चलो 10 डेज लेट हुआ, लेकिन इन नॉर्मल जो होता है 10, 15, 20 डेज यदि लेट हो रहा है, तब भी एग्जाम आपका टाइम पे लिया जाता है, इस वजह से कि कैलेंडर आपको पब्लिश कर दिया गया। तो आप फुल फ्लेज्ड में 6 अगस्त के लिए तैयार रहिए, उसको आप एग्जाम देना है प्रॉपर तरीका से, ये ध्यान रखना है। डिले, ये सारी चीजें, अब इनफैक्ट देखो, जब यूपीएससी वाले में तो लिटिल कम होता है, स्टेट पीसीएस वगैरह में देखो क्या है, रेगुलर केसेस चलते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में आपका रिक्रूटमेंट भी होता रहता है। आप ये मत मानो कि वैकेंसी नहीं आएगी, और ये कहीं भी, जो भी आपके पास 10 लाख की स्ट्रॉन्ग जो है, 10 लाख प्लस का स्ट्रॉन्ग सीएपीएफ है, उस सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट रेगुलर, इनफैक्ट अभी आप यदि देखोगे हाल के न्यूज में, तो आईपीएस लोगों का मान के चलो कि 40% डीआईजी लेवल के पोस्ट पे 40% के आसपास जो सीएपीएफ में है वो सीट्स हैं आईपीएस का। अब 60% कैडर ऑफिसर्स के लिए, वो 40% आईपीएस के अधिकारी एक तरह से नहीं मिल पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि जो आईपीएस होते हैं तो बहुत सारे जो हैं, मेजोरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं, और जनरली आईपीएस ऑफिसर भी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में मैं रहूं, तो मेरे पास ज़्यादा पावर है। इस समय खास करके यूनियन गवर्नमेंट में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर हैं जो ऑब्वियसली उनके साथ काम कर रहे हैं, ये ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम सोचते हैं कि स्टेट में मैं रहूं, मेरे पास ज़्यादा पावर है स्टेट में, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। लेकिन जो वैकेंसी है वो चलते रहेगी, इनफैक्ट फोर्स एक्सपेंड ही हो रहा है। आप यदि लॉन्ग टर्म से देखते आ रहे हो तो एक्सपेंड, हाँ, कुछ टाइम बाद जो है एक्सपेंशन बंद हो जाएगा। इस वजह से एक्सपेंशन इन द सेंस बंद, उस सेंस में नहीं होगा, एक्सपेंशन गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद होगा, क्योंकि अभी आपने देखा सीआईएसएफ कुछ जो नॉन कोर जॉब हैं वो आपको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो मे बी और कमिंग डेज में अदर फोर्सेस भी हैं, हो सकता है नॉन कोर जो जॉब है, कोर सेक्टर और नॉन कोर को, उसको थोड़ा सा डिवाइड करके और कुछ को प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दें। लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को सोचना आपके हाथ में नहीं है, अननेसेसरी करने का कोई मतलब नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज में डिले होता है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। अब फ्यू एक्सेप्शन आप हो ना, कि ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम 2 महीने, 6 महीने लेट थोड़ा सा हो जाता है तो आप तैयारी करना छोड़ दो कि नहीं। देखो, जो भी आप अच्छे टारगेट में लगे हुए हो तो आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। हर एग्जाम में देखोगे, पीसीएस वगैरह में कुछ कुछ जगह देखा जाता था, जैसे बीपीएससी वगैरह में मैं देखता था पहले कि 3-4 इयर्स वैकेंसी नहीं आ रहा,
लेकिन क्या स्टूडेंट प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं? नहीं। वंस आप हमेशा ध्यान रखो कि यूपीएससी का एक जो असिस्टेंट कमांडेंट है, एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम है। क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जाम इस वजह से है कि यूपीएससी का एक तो हर एग्जाम स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे सपोज कभी कभी कुछ वैकेंसी निकालते हैं, तो उसमें एक तरह से सपोज पेपर वन सिर्फ रहा ऑब्जेक्टिव वाले, जैसे अभी मान के चलो ईपीएफओ का वैकेंसी 421 आया था। तो उसमें से क्या है कि एक तरह से देखा जाए सिर्फ पेपर वन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 120 में जिसने ऑब्जेक्टिव अच्छा कर लिया उसका ये। लेकिन इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपको है, उसमें से सारा सिलेबस सारा चीज कवर किया जा रहा है। मैथ से लेकर के साइंस से लेकर के आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे कवर किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको पेपर टू में भी राइटिंग स्किल्स एक तरह से कि यानी कि समझ सकते हो कि सीएससी का कोई मेंस लिखते हैं तो वो उनका ऑब्वियसली मल्टीपल सब्जेक्ट्स होता है, लेकिन आपको एक ही सब्जेक्ट में कई चीजें ऐसे आपका कंसीडर किया जाता है। रिपोर्ट आपका कंसीडर किया जाता है, आर्गुमेंट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ग्रामर पार्ट है, सारा चीज। उसके बाद जब ये आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल भी करना पड़ता है, मेडिकल भी करना पड़ता है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है। वंस आप इस स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो आप इस स्टेट वगैरह के किसी भी टीसीएस को आप क्वालिफाई कर सकते हो, जिस स्टेट से आप हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मैं देखता हूँ कि वो अपने अपने स्टेट में सपोज सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई हो गए। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट मैंने देखा कि इंटरव्यू दिए लेकिन फाइनल सीएपीएफ में नहीं हुआ, लेकिन स्टेट में फॉर एग्जाम्पल फाइनल उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड अपना लाने पर कोशिश करो कि वंस आप स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो आप किसी न किसी बेटर जगह पे चले जाओगे। हाँ, यूनिफॉर्म फोर्सेस की आपको शौक है तो ऑब्वियसली उसको मारने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज का अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिविल्स का भी दे सकते हैं, आप स्टेट पीसीएस में डीएसपी बन सकते हैं, आप मान के चलो दरोगा बन सकते हैं, आप सीपीओ एसआई में जा सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट जो होना चाहिए प्राइमरी जो आप इसका कर रहे हो तो वो करो। अभी से आपका 9 मंथ्स है तो उस आधार पे आप वर्क करो। अपना सिलेबस जो भी है हमेशा ध्यान रखो कि जो सिलेबस आपका होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनका जो फ्रेशर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, जो ऑलरेडी रिटन या तो क्वालिफाई कर चुके हो या क्लोज में पहुंचे हुए हो, तो उनका तो सिलेबस पहले से ही वन टाइम फिनिश हो गया है। लेकिन जिनका भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हमेशा ध्यान रखो कि प्रायर एग्जाम के 3 मंथ्स बिफोर आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। यानी कि जब आपका 5th ऑफ एक तरह से मानो कि 5th ऑफ मई जो है, 5th ऑफ मई तक हर हाल में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। यदि सिलेबस नहीं खत्म होता, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि सिलेबस हो सकता है कि आखिरी तक वो खत्म ना हो वो भी क्वालिफाई करेंगे। देखो मैं जो बताता हूँ वो जनरलाइजेशन चीजों को कर रहा हूँ, हर कैंडिडेट अलग अलग है। कुछ कैंडिडेट है कि बोलेगा कि हमको तो सिलेबस का भी नहीं पता था फिर भी हम क्वालिफाई कर गए, तो देयर आर एक्सेप्शन। लेकिन मैं जनरलाइजेशन, जनरल कैंडिडेट, एक एवरेज कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपका सिलेबस यदि 3 मंथ्स पहले रहता है तो आप फिर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हो। हमेशा मैं देखता हूं कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं कि जब 15 डेज बाकी रहता है तो बोलते हैं सर मैं टेस्ट आपका लिखना चाहता हूं, क्या 15 डेज में टेस्ट में 5 टेस्ट लिख लूंगा तो क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा? डियर 5 नहीं, 15 डेज में 50 टेस्ट भी लिखोगे। जब तक आप चीजों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्लियर नहीं है तब तक कंसेप्ट क्लियर जब नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। इवन कोई एक भी टेस्ट नहीं लिख रहा लेकिन सब्जेक्ट उसका क्लियर है, कंसेप्ट उसका क्लियर है, तो वो क्वालिफाई कर सकता है। वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहा है, चीजों को समझ रहा है, तो वो क्वालिफाई कर सकता है। प्रैक्टिस ऑब्वियसली उसके लिए हेल्पफुल होगा जो प्रिपरेशन किए हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट की बात है तो टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप फुल का फुल सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप दोगे। टेस्ट आपको पहले से लिखना चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी हैं उनको मैं पेपर वन पेपर टू दोनों का टेस्ट दे रहा हूँ, दोनों चीजों को लिखने की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये अब जो फॉर्मल रूप से टेस्ट सीरीज होगा वो मैं जनवरी में स्टार्ट करूंगा। जनवरी से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, जनवरी में किसी भी टाइम। ऑब्वियसली मैं वो प्रायर एटलीस्ट 15 डेज पहले आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लास्ट टाइम जैसे जो 22 बैच के लिए था तो मैंने 23rd ऑफ जनवरी से स्टार्ट किया था, तो मोर और लेस जनवरी में किसी भी टाइम आसपास उसी आसपास से ये कर दूंगा, ताकि जैसे तब तक है कि आप एटलीस्ट हाफ प्लस सिलेबस जो है वो कवर कर लो, बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो मैं जैसे मैं मेंटरशिप में जो भी ये करवा रहा हूँ तो मेरी टारगेट ये है कि ऑलमोस्ट चीज़ें जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए तब टेस्ट जो है फुल लेंथ वो देने के लिए स्टार्ट। अदरवाइज पार्ट वाइज जो है वो टेस्ट चल रहा है। तो अभी से आप अपना
ये रखो प्रॉपर तरीका से चीज़ों को कि हाँ हमको इस स्टैंडर्ड में करना है और उसी आधार पे आपको मूव करना है। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।